औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you are fine and enjoying the good health. Now we will start today lecture number 49 और हमने जो है वो शुरू किया हुआ है पोलराइजेशन का चैप्टर। लेक्चर नंबर 49। और चैप्टर हमारा चल रहा है पोलराइजेशन। डेट हमारे पास 5/1/2021 है आज। तो आज हमने जो है वो स्टडी करना है पोलराइजेशन विद रिफ्लेक्शन। ठीक है कि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो तो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पोलराइज होती है या नहीं होती है, इसको हमने जो है वो डिस्कस करके आज देखना है। लास्ट लेक्चर जो था 48 उसके अंदर हमने जो है वो डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था जो स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन है उनको। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का तो आपको पता ही है कि अगर कोई रे किसी बाउंड्री से टकराए और टकराने के बाद वो वापस मुड़ जाए जिस डायरेक्शन से आई हो, तो हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन का नाम जो है वो देते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि क्या जो लाइट है, जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है और फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, तो क्या लाइट जो है वो पोलराइज होती है या नहीं होती है। हमने ये चीज़ जो है इसको चेक करना है। और हमें इस बात का पता है कि जो अनपोलराइज लाइट है उसके अंदर रैंडम वाइब्रेशन की प्लेन्स होती हैं वेव्स की। ठीक है, और पोलराइज लाइट वो होती है कि जिसके अंदर हमारे पास एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो वेव की होती है। तो जो सिंपलेस्ट मेथड है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, इसको मालस ने 1809 में डिस्कवर किया था। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या है, दैट इज द सिंपलेस्ट वे, कि ये एक सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए हम लाइट जो है उसको पोलराइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मालस ने 1809 में इस मेथड को जो है वो डिस्कवर किया। उसने क्या किया कि एक अनपोलराइज लाइट ली और वो उसने ऑब्जर्व किया कि वो अनपोलराइज लाइट जो थी वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट बिकम linearly polarized light after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी। तो आपको पता है कि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, प्लेन वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलराइज। यानी कि एक प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही हो तो हम उसको लीनियर पोलराइज लाइट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये उसने क्या आप ऑब्जर्व किया, उसने कौन सी सरफेस ली, उसने ग्लास की सरफेस ली। ठीक है, और ग्लास की सरफेस के ऊपर उसने मालस ने इस अनपोलराइज लाइट को फॉल किया। कौन सी सरफेस थी, सरफेस ऑफ ग्लास, सरफेस ऑफ ग्लास।
उसने ग्लास की सरफेस ली और जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई किसी एंगल के ऊपर, लाइट वाज रिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा, और लाइट जो है वो किसी एंगल थीटा के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई उस ग्लास सरफेस से या ग्लास की प्लेट से। तो मालस ने ये कहा कि ये जो लाइट मेरे पास रिफ्लेक्ट होके आई है, ये लाइट जो है ये लीनियरली पोलराइज्ड है। इसका मतलब है कि जिस सरफेस यानी कि ग्लास प्लेट के ऊपर जब ये लाइट ने फॉल किया है तो इस अनपोलराइज्ड लाइट की कुछ प्लेन्स उस ग्लास प्लेट की सरफेस में ऑब्जर्व हो गई हैं और बकिया जो रैंडम प्लेन्स नहीं थी यानी कि जो वाइब्रेशन की एक ही प्लेन थी वो रिफ्लेक्ट हुई। तो इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद आपको जो लाइट मिली उसके अंदर रैंडम प्लेन्स नहीं थी, उसमें एक ही प्लेन के अंदर जो वेव्स हैं वो वाइब्रेट कर रही थी। इसलिए मालस ने ये कहा कि ये जो मुझे लाइट हासिल हुई है इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो है ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है, एक रफ ज़बान के अंदर के जिसमें आप किसी अगर लेमैन को बताएं तो आप इसको आसानी से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अब हमने देखनी है और जो हमारे पास यहाँ पर लॉ है उसको हमने प्रूव करके देखना है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखते हैं। आप देखें कि हमारे पास एक क्या अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, कंसिडर एन अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है विच फॉल्स ऑन द ग्लास प्लेट, जो कि ग्लास प्लेट के ऊपर फॉल करती है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं इनके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको पता प्लेन के अंदर दो कंपोनेंट्स ही होते हैं, एक्स वाई हो सकती है, वाई जेड हो सकती है, जेड एक्स हो सकती है। कोई भी प्लेन जो है ऐसी होती है ना, प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है जी, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई भी हो सकती है, एक्स जेड भी हो सकती है प्लेन, और वाई जेड प्लेन भी हो सकती है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स विल रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। जाहिर बात है प्लेन है तो प्लेन के अंदर जो है वो दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन इंसिडेंट, ठीक है, जो जिस प्लेन के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही होगी। मैं अब यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जो है एक फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ, ठीक है। आप इस फिगर को समझना, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो है, ये आपकी बुक में जो फिगर नंबर 10 है, ठीक है, उसको आप देखें तो मैं वही फिगर जो है यहाँ पर रीड्रा करने लगा हूँ। आप देखें कि ये हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, वो मीडियम क्या है, हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है और यहाँ पर ये अनपोलराइज्ड लाइट आपके पास आ रही है, उसमें से कुछ लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट होती है और उसका कुछ पोर्शन जो है वो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट जो है वो होता है, ठीक है। तो अनपोलराइज्ड इंसिडेंट जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये हमारे पास, हम इसको यूं शो करते हैं, ये ऐसे, ये हमारे पास इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो आ रही है, ठीक है। ये कौन सी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, ये इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है और आपने इसको इंसिडेंट किया किसके ऊपर,
हमारे पास मीडियम जो है ये एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, यानी कि इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ये मीडियम क्या है, ये आपके पास एक ग्लास प्लेट है, ठीक है जी, ये ग्लास की आपके पास जो है वो प्लेट है। तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है जी, और ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको आप नाम ले दें थीटा पी कह दें इसको, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसके ऊपर लाइट जो है वो पोलराइज हो रही है। तो ये हमारे पास तीन किस्म के एंगल जो हैं वो बन रहे हैं। और आप अगर देखें तो यहाँ से ये जो रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है और ये जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये एंगल जो इधर बन रहा है यहाँ तक, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि एक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है, वन कंपोनेंट ऑफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस प्लेन, इंसिडेंस स्पेस कौन सी है, ये वाली जो प्लेन आ रही है ये नॉर्मल के साथ, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो एक कंपोनेंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन जो बन रही है इसके 90 डिग्री के ऊपर एक कंपोनेंट जो है वो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है इस प्लेन के, ठीक है। यानी कि एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर और दूसरा कंपोनेंट इसके पैरेलल के बराबर जो है वो हमारे पास होगा। तो आप देखें कि हमारे पास जो है जो एक कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है, ठीक है जी। वन कंपोनेंट परपेंडिकुलर एंड वन कंपोनेंट इज पैरेलल टू द प्लेन। दो कंपोनेंट है, यानी कि अगर आप इसको बनाएं तो ऐसे ये एक कंपोनेंट ये ई का पैरेलल प्लेन के और ये कंपोनेंट इस तरफ ई के परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट्स जो बन रहे हैं ये क्या है, बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड है इन कंपोनेंट्स का वो इक्वल है, ठीक है। बोथ कंपोनेंट्स आर ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड बराबर है। एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो जो हमारे पास ग्लास है या कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो तो यहाँ पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पोलराइजिंग एंगल थीटा पी या ब्रेविस्टर एंगल। ये जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है ये थीटा पी एंगल, इसको पोलराइजिंग एंगल, यानी कि जब रिफ्लेक्शन हुई है तो रिफ्लेक्शन किसी एंगल के ऊपर हुई है और वो जिस एंगल पे रिफ्लेक्शन हुई है, ग्लास प्लेट से लाइट रिफ्लेक्ट हुई है किसी एंगल पे, तो वो जब उस एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई है तो वो लाइट अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पोलराइज हुई है। और ये जिस एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्रेविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल का नाम हम इसे देते हैं, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या ग्लास प्लेट के लिए, परपेंडिकुलर एंगल ऑफ
इंसिडेंस इज नोन एज, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम जो ब्रेविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल का, ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल, इसको हम ब्रेविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल का नाम देते हैं थीटा पी, ठीक है। ये वाला एंगल, ये थीटा पी। तो ब्रेविस्टल एंगल जो है ये वो एंगल है जिसके ऊपर हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। एट विच रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर द पोलराइजेशन कंपोनेंट इन द प्लेन इज जीरो, ठीक है। यानी कि वो एंगल कि जिसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है पोलराइजिंग कंपोनेंट का प्लेन के अंदर वो जीरो, देखें ना, ये आपका नॉर्मल है। तो इसके पैरेलल जो होगा एंगल वो तो जीरो ही होगा। यानी कि एक अगर कंपोनेंट इस तरफ आए, बिल्कुल इसके साथ आ जाए, तो वो कंपोनेंट जो है, वो कंपोनेंट तो आपके पास जीरो के ही बराबर होगा। रिफ्लेक्शन तो ये किसी एंगल के ऊपर हो रही है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि इसके पैरेलल कोई कंपोनेंट आए, यानी कि सपोज करेंगे मैं यूं एक कंपोनेंट इसके पैरेलल बना दूं, तो ये कंपोनेंट इनके दरमियान तो थीटा 0 डिग्री है ना, ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, इनके दरमियान थीटा 0 डिग्री है। थीटा एंगल हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जो कि थीटा पी एंगल हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड बीम है ग्लास से, वो लो इंटेंसिटी की होगी और वो लीनियरली पोलराइज्ड होगी। यानी कि ये जब यहाँ से, अब इधर से जो अनपोलराइज्ड लाइट आई है, ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी इसलिए ज़्यादा है कि इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ग्लास की मटीरियल से रिफ्लेक्ट हुई, तो ग्लास के मटीरियल ने कुछ प्लेन्स जो उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, अब वो लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से रैंडम प्लेन्स खत्म हो जाएंगी और पर्टिकुलर वो प्लेन्स रह जाएंगी जो एक खास डायरेक्शन के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रही होगी। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके पोलराइज हुई है, उस लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, और हम उस लाइट को कहेंगे कि ये लाइट जो है ये लीनियरली पोलराइज्ड है, और इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के साथ, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो बीम रिफ्लेक्ट होगी, बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लास, जो भी हमारे पास ग्लास से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो बीम जो हमारे पास ग्लास से रिफ्लेक्ट हो रही है, इट इज लीनियरली पोलराइज्ड। ये हमारे पास लीनियरली जो है वो पोलराइज्ड है, और इसकी प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन है, एक तो इसकी इंटेंसिटी लो है, इट हैज लो इंटेंसिटी, एक तो इसकी इंटेंसिटी लो है, और दूसरे नंबर पर जो इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन is perpendicular to the plane of incidence, ठीक है। इसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है और ये वाली प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस और ये प्लेन ऑफ, इसी नॉर्मल के साथ ये प्लेन जो बन रही है, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो बन रही है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है ये रिफ्लेक्टेड बीम है, इसको हम इजीली
एनालाइज कर सकते हैं या इसका एनालिसिस कर सकते हैं किसी पोलराइजेशन शीट की मदद से, ठीक है। तो जो कंपोनेंट है पोलराइजेशन का पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये इंटायरली रेफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कंपोनेंट हमारे पास पोलराइजेशन के प्लेन के पैरेलल है, मतलब ये जो प्लेन है इसके जो पैरेलल कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट यहां पर आकर ये रेफ्रैक्ट हो जाएगा। ये देखें ये अंदर जा रहा है, ये कंपोनेंट जो है ये हमारे पास ये रेफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास, जो कि हमारे पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है, वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा। देखें ये प्लेन है, अब इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट जो पैरेलल था वो अंदर की तरफ चला गया, ये देखें ये अंदर की तरफ चला गया, और दूसरा कंपोनेंट जो पैरेलल था वो ये इस किसी एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो दो कंपोनेंट है, एक जो पैरेलल था वो अंदर चला गया, वो रिफ्रैक्ट हो गया, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर था वो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई यहां पर, और ये किसी एंगल थीटा पी के ऊपर जो है ये हमारे पास एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन का आ गया। इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव बीम है जो हमारे पास हाई इंटेंसिटी की है, दैट इज आल्सो पार्शली पोलराइज्ड, और रिफ्रैक्टिव बीम जब पास आउट करती है ग्लास में, ठीक है, एयर से ग्लास के अंदर आती है, तो हमारे पास जो ग्लास सरफेस है तो उसके ऊपर थीटा पी एंगल जो है, यानी कि जब ये बाउंड्री है ना, ये आपके पास ग्लास है ये वाला और ऊपर एयर है, अब इस बाउंड्री के ऊपर जब आती है तो एक कंपोनेंट इसका यहां पर रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा कंपोनेंट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है। मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन में भी कुछ पोलराइजेशन होती है पार्शियल, और रिफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ पोलराइजेशन होती है हमारे पास पार्शियल। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव बीम है वो ग्लास से एयर के अंदर जाए, ठीक है, तो जो इंसिडेंस है ऑन ग्लास सरफेस, अगेन वो एंगल थीटा पी होगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इट विल बी रिफ्लेक्टेड, और जो रिफ्रैक्टेड बीम है वुड हैव स्लाइटली ग्रेटर पोलराइजेशन। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि देखें यहां पर तो आ रही थी एयर से ग्लास के अंदर, अगर इधर से हम रे को लेके जाएं, यानी कि ग्लास से एयर के अंदर लेके जाएं, ग्लास से एयर के अंदर जो है वो जाए, तो तब भी हमारे पास पोलराइजेशन होगी। यानी कि जब ग्लास से एयर के अंदर भी जाएगी तो कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पोर्शन जो है वो रेयर फ्रैक्टर होगा, और जो रेयर फ्रैक्ट होगा यानी कि यहाँ से ये बीम इस तरफ जो जाएगी, बाहर की तरफ जो निकलेगी बीम, इधर से यहाँ पे आके ये बाहर की तरफ जो बीम निकलेगी इसकी स्लाइटली ग्रेटर पोलराइजेशन होगी, ठीक है, यानी कि ये भी पोलराइज होगी। पहला केस तो ये है ना कि आपके पास ये बाहर एयर है और एयर से ग्लास के अंदर जो है वो वेव आ रही है, तो तब भी रेयर फ्रैक्ट हुई है और रिफ्लेक्ट हुई है, पोलराइजेशन है। अब अगर दूसरा केस लें, इसको उल्टा दें कि ग्लास से एयर के अंदर लेके जाएं, तो तब भी रेयर फ्रैक्शन होगी, ठीक है, और रिफ्लेक्शन होगी और पोलराइजेशन जो है वो होगी। दोनों केसेस के अंदर मीडियम जो है, अगर आप एयर क्या है, एयर आपके पास थिन मीडियम है, ग्लास क्या है वो डेंसर मीडियम है, अगर थिन से डेंसर के अंदर लेके जाते हैं तब भी रेयर फ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होगी, और अगर ग्लास से एयर के अंदर लेके जाते हैं यानी कि डेंस से थिनर में लेके जाते हैं तो तब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगी, और उसके नतीजे में लाइट जो है वो पोलराइज होगी, ठीक है जी। तो आप देखें कि ये जो हमने देखी है चीज के जो रिफ्रैक्टेड बीम है, ठीक है, अगर बीम जो है ये रिफ्रैक्टेड बीम जो है ये पास करे, इफ दिस रिफ्रैक्टेड बीम, ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है ये पास करे फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, अगर ये रिफ्रैक्टेड बीम ग्लास, इस ग्लास में से एयर के अंदर
जाए तो क्या होगा, देन इंसिडेंस ऑन सेकंड ग्लास सरफेस, ठीक है ना। ग्लास एक ये नीचे वाला सरफेस है इसका, एक ये ऊपर वाला है, ये बॉटम सरफेस है, ये अपर सरफेस है। तो जो सेकंड ग्लास सरफेस है इसके ऊपर अगेन एट एंगल थीटा पी, किसी एंगल थीटा की के ऊपर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये रे जब इधर जाएगी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, वो इस तरफ रिफ्लेक्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड बीम होगी, ठीक है, ये यूं करके एक रिफ्रैक्ट हुआ और दूसरा रिफ्लेक्ट हुआ अंदर की तरफ, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया और अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो रिफ्लेक्टेड बीम होगी इसकी स्लाइटली ग्रेटर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बीम विल हैव स्लाइटली ग्रेटर पोलराइजेशन, तो उसकी स्लाइटली ग्रेटर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड तो जारी पता, ये अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट जो है इससे बाहर होगी जब ग्लास से एयर के अंदर आप जाएंगे। तो जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी पोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो जब हम ये ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है जो हमारे पास सक्सेसिव सरफेसेस से आती है उसकी वजह से जो इंटेंसिटी होती है एमर्जिंग रिफ्लेक्टिव बीम की वो हमारे पास इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो प्रोग्रेसिवली रिमूव हो जाता है फ्रॉम द ट्रांसमिटेड बीम, मेकिंग इट मोर कंप्लीटली पोलराइज इन द प्लेन ऑफ डायग्राम, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो ग्लास की सरफेसेस हैं, यहाँ सरफेसेस से जो जब लाइट जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर, इस लाइट के अंदर हमारे पास जो है वो इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज होती है और बकिया पोर्शन जो है इसका वो रेयर फ्रैक्ट होता रहता है। यानी कि ये लाइट आई यहाँ से पड़ी, रिफ्लेक्ट होती गई, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, बकिया जो है वो अंदर जाती गई और रेयर फ्रैक्ट जो है वो होती गई। तो ये मुख्तलिफ सर्फेसेस, ये क्या है कि डिफरेंट सर्फेसेस अगर आपके पास हो, 1 2 3 4 5 सर्फेसेस हों तो उनसे लाइट जो है वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हर रिफ्लेक्शन के बाद उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा किसी ट्रांसमिटेड बीम से, ठीक है। अब देखें ना, ये आई यहाँ पर, ये अंदर गई, ये जो अंदर जाना है इसका ये ट्रांसमिटेड है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। ये अंदर रेयर फ्रैक्ट हुई और फिर इस मीडियम से बाहर निकल गई तो वो क्या होगी, वो ट्रांसमिटेड बीम होगी, ठीक है। लेकिन ना ये यहाँ पर जा रही है और फिर इस मीडियम से ये बाहर भी निकलेगी यूं करके, ये इस मीडियम से बाहर, ये जो बीम है इस मीडियम से बाहर निकल रही है रेयर फ्रैक्ट होने के बाद, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रांसमिटेड बीम का नाम देते हैं। तो जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वो ट्रांसमिटेड बीम में से रिमूव हो जाता है और ये ट्रांसमिटेड बीम जो होती है ये और ज्यादा पोलराइज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास रिमूव हो जाता है। अगर आप देखें यहां पर जो फिगर है, फिगर 11 आपके पास जो बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, तो फिगर 11 जो है उसके अंदर उसने यही दिखाया हुआ है कि मुख्तलिफ सरफेसेस से लाइट जो है वो पोलराइज हो रही है और फिर लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है और लाइट जो है वो ट्रांसमिट भी हो रही है। और जो जो लाइट ट्रांसमिट होती जा रही है उस सरफेस में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म होता जा रहा है और लाइट जो है वो ज्यादा पोलराइज होना शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो चीज पीछे रह गई है वो ये है कि अब हमने इसका
जो है इसका प्रूफ देखना है अब कि ये जो ब्रेविस्टर एंगल है हमारे पास, ये तो सारी थ्योरी थी जो मैंने समझाई है, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। काफ़ी टेक्निकल है ये, ठीक है। फिर इसको दोबारा यूट्यूब पे आप लेक्चर को रिपीट करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा जो है ये क्लियर होगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं ज़रा। अच्छा, अब आप देखें कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम्स हैं ये एट राइट एंगल के ऊपर हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, देखें ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है? इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि थीटा पी और थीटा आर जो है ये 90 डिग्री के ऊपर है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं n1 साइन थीटा पी और n2 साइन थीटा आर, ठीक है। n1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास ग्लास का, ठीक है। तो अब हम अगर इसको लिखें कि हमारे पास जो थीटा आर है, ठीक है, जो हमारे पास थीटा आर है, थीटा आर जो है हमारे पास ये एक्चुअली थीटा आर जो ये वाला एंगल है, ठीक है। ये जो थीटा आर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये थीटा आर जो है ये एक्चुअली हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा पा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो इस थीटा आर क्या होगा, 90 डिग्री में से थीटा पी को हम निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो एंगल थीटा आर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। यानी कि आप इस जगह के ऊपर जो है हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि थीटा आर हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा पी के बराबर है, ठीक है। वी कैन राइट इट लाइक दैट। थीटा आर जो ये वाला एंगल है ये 90 वाला इसमें से निकलेगा थीटा पी में से, तो थीटा आर हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा पी के बराबर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू जो है आपके पास, ये वैल्यू जो आ गई है, ठीक है, इस वैल्यू को आप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें जो हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है n1 साइन थीटा पी n2 साइन थीटा आर की जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा पी जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। अब आप इसको ओपन करें तो n1 साइन थीटा पी n2 इसको ओपन करें साइन 90 डिग्री कॉस थीटा पी माइनस कॉस 90 डिग्री साइन थीटा पी, ये आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा n1 साइन थीटा पी दैट इज इक्वल टू n2 कॉस थीटा पी, और हमारे पास n2 ओवर n2, बल्कि आप इसको लिख लें कि n1 ओवर n2 इज इक्वल टू कॉस थीटा पी ओवर साइन थीटा पी। उसको उल्टा दें तो n2 ओवर n1 साइन थीटा पी ओवर कॉस थीटा पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 ओवर n1। ये चीज जो है ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। tan थीटा पी यानी कि पोलराइजिंग एंगल जो है वो n2 ओवर n1 के बराबर हमारे पास आ गया। तो यहां से अब हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि n1 और n2 तो वो आपने लिए हुए हैं, एक एयर है और एक आपके पास ग्लास है, ठीक है। तो tan थीटा पी n2 ओवर n1 और थीटा पी tan इनवर्स n2 ओवर n1, ये हमारे पास ब्रेविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल जो है वो
निकल आया। अब N2 जो ग्लास के लिए होता है वो होता है 1.52 और एयर के लिए होता है 1.00। तो आप ये वैल्यूज यहां पर रखें तो थीटा पी मेरे पास tan इनवर्स 1.52 1.0 और थीटा पी मेरे पास ये हमारे पास कितना आ जाएगा 57 डिग्री के बराबर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने क्या किया है N2 और N1 की वैल्यूज पुट की है इस फार्मूले में। थीटा पी क्या है, थीटा पी इज द पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, थीटा पी जो है ये हमारे पास पोलराइजिंग एंगल है। तो इसमें मैंने तो इसका मतलब है कि एयर ग्लास बाउंड्री के लिए हमारे पास पोलराइजिंग एंगल कितना कितना निकला है 57 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास 57 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, बने, तो फिर लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो पोलराइज होगी, उसके अंदर पोलराइजेशन होगी, उसकी रैंडम प्लेन्स जो हैं वो अब्जॉर्व हो जाएंगी। अच्छा, अब जो हमारे पास इंसिडेंट बीम है फर्स्ट मीडियम की और जो रिफ्रैक्टिव बीम है जो लाइक आ रही है सेकंड मीडियम में, अगर फर्स्ट मीडियम जो है वो एयर है जिसके लिए N1 1 है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा पी जो है वो हमारे पास N के बराबर है। ठीक है, यानी कि हम दोनों को अगर बराबर कर दें, ठीक है, ये तो थीटा पी आपके पास 57 डिग्री निकल आया। अगर हम ये कहें कि इंसिडेंट बीम जो है वो लाइक आ रही है फर्स्ट मीडियम के अंदर, यानी कि वही केस के N पहले तो आपके पास जा रहा था N1 से N2, अगर N2 से N1 में जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो फिर N1 क्या 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो N1 अगर 1 के बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा पी जो N2 ओवर N1 है, ये N2 ओवर N1 जो है इसके अंदर N1 1 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा पी इज इक्वल टू N2, या कह सकते हैं कि tan थीटा पी जो है वो N के ही बराबर है। तो यहां पर N क्या है, N इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम, जिसके ऊपर लाइट जो है वो फॉल कर रही है। N क्या है, ये इंडेक्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन है ऑन विच लाइट इज फॉलिंग, जिसके ऊपर के लाइट जो है वो फॉल कर रही है, जिसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है। तो ये हमने जो है ब्रविस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल जो है ये कैलकुलेट करके देख लिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट एंड प्रूव द ब्रविस्टर लॉ। ये ब्रविस्टर लॉ क्या है, यही है जो हमने अभी निकाला कि tan थीटा पी जो है वो N2 ओवर N1 के बराबर है। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रविस्टर लॉ, ये ब्रविस्टर लॉ है हमारे पास। तो ये अक्सर क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको दोबारा आपने लेक्चर को रिपीट करना है यूट्यूब पे और इसको गौर से समझना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर